3 लाख रुपए से अगर कोई धंधा स्टार्ट करके आज करोड़ों का टर्नओवर अगर कर सकती है तो कुछ तो बात है इस धंधे के अंदर। फर्स्ट ईयर हम लोगों ने 26 करोड़ की सेल की थी। 3 साल में हम लोगों ने 3 गुना सेल कर ली। वुमेन्स एम्पावरमेंट के अंदर भी हम लोग काम कर सकते हैं। जो रिटायर्ड हो गया उसके लिए भी काम कर सकते हैं। उन्होंने घर से व्यापार किया, घर से व्यापार करके उन्होंने दुकान करी। आज मेरे सामने पूना की लेडीज है, उन्होंने 3 मॉल खड़े कर दिए महज 3 साल में हमारे साथ साथ में। पहले स्टार्टिंग में हमारा वीडियो देखा, उन्होंने 50 लाख रुपए की जॉब छोड़ी है, फॉरेन रहते थे। बलिदान, शौर्य, त्याग और समर्पण के भाव से केसरिया वही चीज है। कोई बोलता है कि सूरत में इतनी जान है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट लगाऊंगा तो हो सकता है 3 साल नहीं आए, लेकिन 4थे साल तो आ ही जाएगा। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने लाइफ के अभी तक के उनके सफ़र में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन मेरे उनके साथ के कन्वर्सेशन में मुझे पता चला कि ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग मोर फॉर द सोसाइटी। खुद की एक अचीवमेंट है, वो शेयर करना चाहते हैं वो दूसरों के साथ। अपने आप ग्रो कर लिया, अब सोसाइटी को ग्रो करना चाहते हैं। किस तरीके से ये पॉडकास्ट आपको हेल्पफुल हो सकता है, इसके लिए ये पॉडकास्ट मेरा मिस्टर रितेश मोदी के साथ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको आज एम्प्लॉयड से सेल्फ एम्प्लॉयड बना सकती है, हाउसवाइफ से अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली बना सकते हैं, या फिर आप अपने आप में अपने एक व्यक्तित्व को कैसे अच्छी तरीके से ग्रो करें, अपनी बोलते हैं ना एक अहमियत कैसे क्रिएट किए। इस रिगार्डिंग बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन आज हमारे साथ शेयर की है रितेश भाई ने। आपके लिए ये पॉडकास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। बहुत ही ऐसी इंफॉर्मेशन, इनसाइट्स आपको मिलेगी जो कि आपको हेल्प करेगी आपको आने वाले लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। रितेश भाई, आपका स्वागत है सुरतीस के ये पॉडकास्ट में। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू। आपके साथ में मुलाकात और सुरतीस के साथ में पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा है भी, और हमेशा अच्छा रहेगा भी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रितेश भाई, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि हम वो मोहताज तो नहीं है कि आपकी सिद्धियों को बताए। आपकी चर्चा ही एक मैसेज है लोगों के लिए कि आपने अभी तक क्या काम किया है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप आपके बारे में स्पेसिफिकली रितेश मोदी जो केसरिया टेक्सटाइल्स के ओनर है, तो केसरिया टेक्सटाइल्स के बारे में बताएं। देखिए, जब केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से पहले की मैं आपको पहले बात बताता हूँ कि हमारी एक पेरेंट कंपनी है, वो होलसेल और रिटेलर्स को हम लोग फैब्रिक प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमारे पास में ऐसे बहुत सारे अनगिनत कस्टमर सूरत में आते थे और ऑफिस में आते थे कि हमें 10 साड़ी मिल सकती है क्या, 5 साड़ी मिल सकती है क्या, सूट मिल सकता है क्या। तो हम लोग उनको बोल देते कि नहीं मिल सकता, क्योंकि हम लोग होलसेलर को कपड़ा देते थे। 1 पार्सल 2 पार्सल मिनिमम आपको लेना पड़ेगा। लेकिन ये मैंने कॉमन समस्या देखी लोगों के अंदर कि यहाँ पे जब सूरत में एक रिटेलर आता है, गांव से चल के आता है, और उसको जब कुछ भी नहीं मिलता है कि यहाँ आने के बाद में उसको ऐसा लगता है कि 10 साड़ी तो यहाँ नहीं मिलेगी, 50 साड़ी यहाँ नहीं मिलेगी, तो वो वहाँ के जो क्षेत्र में होलसेलर है उसी से लेता। तो ये मैंने गैप देखा मार्केट के अंदर, सूरत इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत बड़ा गैप था। हजारों कस्टमर्स यहाँ आते हैं और हजारों कस्टमर खाली हाथ वापस से लौटते हैं। तो उस गैप को मैंने मॉडल बनाया और केसरिया टेक्सटाइल कंपनी लॉन्च की। वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि छोटे छोटे पैकेट बनाए, 6 साड़ी का 1 पैकेट, 8 साड़ी का 1 पैकेट, 4 साड़ी कुर्ती का 1 पैकेट, ऐसे करके हम लोगों ने एक रिटेल कॉन्सेप्ट के अंदर एक अच्छी रेट, जो रेट हम लोग होलसेलर को देते थे वही रेट के अंदर हम लोगों ने एक रिटेलर को देना स्टार्ट किया। तो रिटेलर्स जब आते थे खुश होते थे कि इतनी वैरायटी भी मिल रही है
और एक छत के नीचे भी मिल रहा है और 4-4 पीस 6-6 पीस करके भी मिल रहा है। तो उसका काम बनने लगा। फिर हमारे पास में धीरे-धीरे नए-नए कस्टमर्स आने लगे और जुड़ते गए और आज आपके सामने है सारी हकीकत। सर कितना कितना बिजनेस ग्रो किया, ये जो गैप आपने आइडेंटिफाई की कि होलसेलर के पास से ही लेना पड़ता था जस्ट बिकॉज के 50-60 पीस, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर मैन्युफैक्चरर है वो देते नहीं है, उनकी वजह से वो खाली हाथ जाते हैं। तो ये गैप आइडेंटिफाई करके केसरिया टेक्सटाइल ने कितना % सेल्स ग्रो किया? सेल्स की मैं बात करूं तो आज तक मैंने किसी भी चैनल के माध्यम से सेल्स बताई नहीं है, लेकिन आज मैं सुरतीज के माध्यम से सेल्स भी बताना चाहता हूं कि मेरी कितनी है। फर्स्ट ईयर हम लोगों ने 26 करोड़ की सेल की थी। सेकंड ईयर आप सोच सकते हो कितना मल्टीपल हो सकता है, हमारा 3 मल्टीपल्स हुआ और आज केसरिया को 3 साल ही हुआ है। 3 साल में हम लोगों ने 3 गुना सेल कर ली फर्स्ट ईयर के मुकाबले। तो आप सोच सकते हैं कि हम लोगों ने कितनी सेल बनाई है। एक छोटी सी गैप को आपने आइडेंटिफाई करके 3 गुना सेल्स। बिल्कुल 26 करोड़ की हम लोगों ने पहले साल सेल की, दूसरे साल उसका डबल किया और तीसरे साल फिर उसका डबल कर रहे हैं। तो आप कुछ देखिए 3 साल में हमारा कितना ग्रो है। इसीलिए बोलते हैं ना भाई, सूरत वाले को धंधा करना सिखाना नहीं पड़ता है। ये देखिए एक छोटी सी गैप थी और हमारे रितेश भाई ने ये गैप को आइडेंटिफाई करके 3 गुना सेल कर दिया। रितेश भाई, इसे एक स्टेप अहेड जानना चाहता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि आपने केसरिया टेक्सटाइल को 3 साल हुए हैं, तो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 3 साल हुए हैं, आपको टोटल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कितना एक्सपीरियंस? मुझे कम से कम 14 साल का अनुभव मुझे पर्सनली हो गया, क्योंकि हमारी जो पेरेंट्स कंपनी में उनके साथ में जो अंकल के साथ में पूरा काम सीखा, पूरी चीज़ें सीखी, इंडस्ट्री को जाना, सब कुछ किया। पढ़ाई करने के बाद में पूरी इंडस्ट्री को फिर मुझे लगा कि आज के समय डिजिटल मार्केटिंग का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। तो टेक्नोलॉजी के सहारे हम लोग कोई बिजनेस करें, तो ये बिजनेस के लिए मॉडल बनाया और मॉडल पे बहुत मेहनत करी, जब जाके ये रिजल्ट सामने निकल के आया। आपने बात किया डिजिटल मार्केटिंग में, तो क्या क्या चीज़ आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जनरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखते हैं ना, तो एक चीज़ होती है, एक ब्रोकर होता है, मैन्युफैक्चरर होता है और एक ट्रेडर होता है और या फिर बायर होता है, होलसेलर हो गया। ये 4-5 लोगों के बीच में ये पूरा इंडस्ट्री चलती है, ठीक है। अब इसमें आप क्या नया टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लेके आए जिसकी वजह से आपको लगा कि ये इंडस्ट्री में ड्रास्टिकल नया चेंज हो गया, मतलब पहले नहीं था? बिल्कुल, देखो कोविड से पहले मेरी स्वयं की मैं बात करूँ, मैं खुद की बात करूँ, तो कोविड से पहले मेरी सोच दूसरी थी। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं कोई बिज़नेस करूँ तो मैं इस टाइप का बिज़नेस करूँ जिसके अंदर फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करूँ और जो बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं उनको मैं सप्लाई करूँ। आज इतनी बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं जो कपड़े बेच रही है, स्टोर खोल रखे हैं, मैं उनको सप्लाई करूँ। लेकिन कोविड के बाद में मेरी सोच पूरी चेंज हुई। ये जो कंपनी है वो कोविड के बाद में ही सारी की सारी बनी और ग्रो हुई है। तो कोविड के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक ऐसे लोगों के साथ में काम कर सकता हूँ, ऐसे लोगों को साथ में जोड़ सकता हूँ कि जिन्होंने अभी तक स्टार्टअप ही नहीं देखा है, जो बेरोज़गार है, जो हाउसवाइफ है, उनके लिए कुछ करूँ। तो फिर धीरे-धीरे आइडिया आया कि अपन अनएम्प्लॉयमेंट को भी ख़त्म कर सकते हैं, वुमेन्स एम्पावरमेंट के अंदर भी हम लोग काम कर सकते हैं, जो रिटायर्ड हो गया उसके लिए भी काम कर सकते हैं। फिर और आइडिया आया धीरे-धीरे, इतनी आर्मी में एक एज का गैप होता है कि 45 के बाद में आर्मी में रिटायर होना पड़ता है, तो इतना आर्मी का सेगमेंट है पूरा, उनके लिए हम लोग काम कर सकें। तो इंडिया की इकोनॉमिकल वाइज देखें तो हर इंसान कहीं ना कहीं 5 मेंबर फैमिली के अंदर होता है, तो 3 मेंबर फ्री नजर आते हैं मुझे, तो उनके लिए कुछ तो करें। तो हम लोगों ने एक मॉडल अपनाया कि इस मॉडल के द्वारा कि अगर कोई इंसान हमसे डायरेक्ट एक मैन्युफैक्चरर के साथ में जुड़ता है और हम लोग उसको धंधा देते हैं और छोटी सी पूंजी से धंधा देते हैं, तो उसका धंधा हम लोगों ने देखा है, दुकान से घर से दुकान, दुकान से मॉल तक उनको देखा मैंने आज तक। तो आप सोचिए कि एक लेडीज जो घर से व्यापार कर रही थी, घर से व्यापार करी, हमारे द्वारा हम लोगों ने जो सजेशन दिया, हम लोगों ने जो राय दी, उन्होंने घर से व्यापार किया, घर से व्यापार करके उन्होंने दुकान करी। आज मेरे सामने पूना की लेडीज है, उन्होंने 3 मॉल खड़े कर दिए महज 3 साल में हमारे साथ साथ में पहले। क्या बात है! तो इसमें ये सारा सपोर्ट आपका रहता है? जब वो लेडीज हमारे पास में आई वीडियो देख के कि बोले कि मुझे व्यापार करना है कपड़ों का, तो कपड़ों का व्यापार तो मुझे आता नहीं है, ना कपड़े समझ में आते हैं ना और कुछ समझ में आता है। फर्स्ट टाइम जब आई थी तो मैंने उसको सजेशन दिया कि आप केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का चैनल है यूट्यूब पे, आप उस पर सर्च करो, सब्सक्राइब करो, मैं आपको डेली टिप्स दूंगा। कपड़े किसको बोलते हैं, फैब्रिक किसको बोलते हैं, कौन सा आइटम को क्या बोलते हैं। जैसे साड़ी के अंदर बनारसी साड़ी आती है, पटोला साड़ी आती है, इक्कत साड़ी आती है। तो धीरे धीरे हम लोगों ने बताना स्टार्ट किया, तो हमारे व्यूवर्स ने
देखना स्टार्ट किया और कंटिन्यू व्यूअर्स ने देखा, तो जो नए थे उन लोगों को समझ में आ गया कि साड़ी में ये चीज़ें आती है, कुर्ती में ये चीज़ें आती हैं, बॉटम इसको बोलते हैं, लहंगे में ये चीज़ें आती है, तो उनको नॉलेज गेन होने लगी। अब उनका कॉन्फिडेंस जाग चुका था कि अगर हम लोग इस कंपनी के साथ जुड़ जाएँगे, तो कहीं न कहीं हमें हेल्पफुल मिल जाएगी। अब वो ग्राहक यहाँ आने लगे, वो कस्टमर यहाँ आने लगे मेरे पास में। मुझे बोला कि मुझे आप ही अपने हिसाब से निकाल के दे दो कपड़े। तो मुझे भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि यार मैं कैसे निकाल के दे दूँ। फिर मैंने एक और टीम नई डेवलप करी। टीम डेवलप करके मैंने एक ऐसी टीम बनाई कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी शहर से अगर आता है, तो उसका टेस्ट का आइडिया अपने पास में होना चाहिए। क्योंकि पूरे पैन इंडिया से, पूरे इंडिया से मेरे पास में इंक्वायरी आने लगी कि मुझे भी कपड़ों का बिज़नेस करना है, मुझे भी कपड़ों का बिज़नेस करना है। अब मैं उसको सजेशन कैसे दूँ? ऐसे तो बोल नहीं सकता हाँ 4 कलर की साड़ी है लेके चले जा। तो हम लोगों ने फिर एक और टीम क्रिएट करी। उस टीम ने क्या काम किया, उसका काम एक ही था कि मार्केट के अंदर किस शहर के अंदर किस टाइप का प्रोडक्ट बिकता है, उसका एनालिसिस होना ज़रूरी है। 28 के 28 स्टेटों पे हम लोगों ने काम किया, पूरी एक टीम बनाई। उस स्टेट में जा के हम लोगों ने समझा कि कौन से स्टेट में क्या कलर कॉम्बिनेशन चलते हैं, किस टाइप का वर्क बिकता है, किस टाइप की ऑडियंस पहनना पसंद करती है, शादियों में क्या पहनते हैं, ओकेजन जो होते हैं उसमें क्या पहनते हैं, घर के अंदर क्या पहनते हैं, सारा एनालिसिस करके हम लोगों ने हर शहर का एक प्रोजेक्ट मैप तैयार किया। अब हमारे पास कोई भी कस्टमर्स आता था, हमारे पास में डाटा था उनको बताने के लिए, देखिए आपके शहर में इतने तो कस्टमर है और इतने प्रोडक्ट बिकते हैं। बिल्कुल। सूरत और मारवाड़ी का दोनों कॉम्बिनेशन मिलके धंधे को आप समझ लीजिए कि इतनी ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। कौन कौन सी प्रोडक्ट रेंज है हमारे पास? कि स्टार्ट हम लोगों ने किया था तो साड़ी से स्टार्ट किया। हमारे जो कस्टमर्स थे ना, वो इतने लॉयल है, इतना विश्वास करते हैं आज कंपनी के ऊपर, उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया कि हमें आपकी ही कुर्ती चाहिए। तो जब कुर्ती स्टार्ट करी, फिर उन्होंने सजेस्ट किया सूट चाहिए, फिर लहंगा स्टार्ट किया। ऐसे वुमेन्स वेयर की ए से लेकर जेड तक की सारी आइटम्स हम लोगों ने बना ली। जैसे उसमें एक भी आइटम ऐसी नहीं बची हुई है जो आज के समय केसी राय के अंदर नहीं है। फिर हम लोगों ने मेंस वेयर स्टार्ट किया और आज हम लोगों ने करीब-करीब 1 साल हमें हुआ है किड्स वेयर के अंदर। किड्स वेयर का पहला ऑर्डर, फर्स्ट मंथ का ऑर्डर हम लोगों ने 60,000 पीस सप्लाई किया था। हमें विश्वास नहीं हो रहा था, हम लोगों को लगा कि 500 पीस बेच लेंगे तो बहुत होगा। लेकिन पहले महीने हम लोगों ने किड्स वेयर की 60,000 पीस बेची थी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो हमारी जो प्रोडक्ट रेंज आपने बताई, वो प्रोडक्ट रेंज कितने से स्टार्ट होती है? कि प्रोडक्ट रेंज की बात करूँ तो सूरत में कंपटीशन मार्केट है। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कंपटीशन के भाव में माल बेचना पड़ता है। अब सूरत में जो प्रचलन चल रहा है अभी 45 रुपीज़ से साड़ी का, 50 रुपए साड़ी का, तो हम लोगों को भी उतरना पड़ा। बेचने का मन नहीं है, लेकिन वो कॉस्टिंग में नहीं आती है, लेकिन कंपटीशन के साथ में हमें बेचना पड़ता है 45 रुपीज़ में। कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन 45 में हम लोगों को बेचना पड़ता है। ऐसे ही कुर्ती है, हमारे घर पे 95 पड़ती है, लेकिन हम लोग 79 रुपीज़ में देते हैं। तो सोचिए कंपटीशन कितना है, लेकिन जब ग्राहक आता है, वो उस चीज़ को लेता है तो खुश होता है। तो इसलिए हमारे लिए ग्राहक पहले है, प्रॉफिट बाद में है। फिर धीरे-धीरे हम लोगों ने प्रोडक्ट की रेंज बढ़ाई, चीज़ें बढ़ाई, तो ग्राहक आज के समय सब आइटम हमारे पास लेता है और हर टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। कम रेंज के प्रोडक्ट भी मिलते हैं, अच्छी रेंज के प्रोडक्ट भी मिलते हैं, प्रीमियम रेंज के प्रोडक्ट भी मिलते हैं। बिल्कुल। सर, केसरिया टेक्सटाइल का वैसे मोटो क्या है? अभी तक इतनी ऊंचाइयों तक आप लेके आए हो, ऐसे कौन से फंडामेंटल्स है जो बोलते हैं ना, कौन से ऐसे मोटो है, उद्देश्य है जिसके ऊपर अपने काम कर रहे हैं? देखिए, हमारा उद्देश्य तो था कि हम लोग हमारा व्यापार करें, नई टेक्नोलॉजी के साथ में। लेकिन समय ने हमें क्या सिखाया? समय ने सिखाया कि आप अपना व्यापार तो कर रहे हो, लेकिन किसी की इच्छाओं को भी आप पूरा कर रहे हो। तो हमारा धीरे-धीरे हमारा मोटो बदल गया। आज आप और मैं साथ में बैठे हैं, मैं अपनी कहानी बताने से ज़्यादा अपने कस्टमर्स की कहानी बताने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, ज़ीरो से हीरो बने हैं हमारे साथ में। हम भी एक टाइम में ज़ीरो थे। जब हम लोगों ने दुकान स्टार्ट करी तो सिंगल दुकान थी। आज हमें भी मार्केट में जाना जाता है, पहचान मिली है। तो हमारे साथ-साथ में हमसे जो जुड़े हुए कस्टमर्स हैं, उन लोगों ने भी अपनी पहचान बनाई है। अभी हमारे साथ में एक नागपुर के कस्टमर थे, तो उन्होंने स्टार्टिंग में हमारा वीडियो देखा, माल लिया। माल लेने के बाद में आप सोच सकते हो 50 लाख रुपए की जॉब उन्होंने छोड़ी है। उन्होंने 50 लाख रुपए की जॉब छोड़ी है, फॉरेन रहते थे, छोड़ के यहाँ पे नागपुर के अंदर उन्होंने शोरूम खोला है। तो आप सोचिए कि लोगों का विज़न कितना बदल जाता है जब अपनी माइंडसेट बदलते हैं तो।
बिल्कुल। आपने ये कस्टमर की बात की, मुझे जो आपने पुणे वाले लेडी कस्टमर के बारे में बताया, जो उन्होंने 2-3 साल पहले कुछ अपने साथ काम करना स्टार्ट किया था, एक छोटी-सी दुकान थी, या 3 मॉल्स उन्होंने खड़े कर दिया है। तो उस टाइम पे उन्होंने कितने रुपए से काम करना स्टार्ट किया होगा? 3 लाख रुपए का माल लिया था, फर्स्ट व्हील जो बना हुआ था, क्योंकि वो आज भी फर्स्ट व्हील हमारे यहाँ पे फ्रेम में लगा हुआ है। यस, इसलिए लगा हुआ, तो वो हमें रोज इंस्पायर करती है। हमारे नए नए जो कस्टमर्स आते हैं उनको इंस्पायर करते हैं कि उस लेडीज का फोटो भी लगा हुआ है हमारे यहाँ पे, और साथ के अंदर वो बिल भी उनके लगे हुए हैं, कि वो इंस्पायर करते हैं कि 3 लाख रुपए से अगर कोई धंधा स्टार्ट करके आज करोड़ों का टर्नओवर अगर कर सकती है, तो कुछ तो बात है इस धंधे के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक चीज़ मुझे आपसे कहना है कि आपकी बातों से मैंने देखा, सुना, और आपको मैं जब से जानता हूँ तब तक, कि यू आर द किंग मेकर। आप, मुझे जानना है, ऐसे कितने लोगों को आपने किंग बनाया है? मैं कोई किंग नहीं हूँ और ना किंग बनना चाहता हूँ। सर, आपने बोला कि एक छोटे बंदों को, जिन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, आपने उनको लाख्स में, जो पहले खेलते थे अब उनको करोड़ों में खेलते कर दिया। एक छोटी दुकान थी, उसको आपने मॉल के ओनर बना लिए। तो मुझे ये जानना था, ऐसे कितने कस्टमर्स आपके हैं जिनको आपने माला माल कर दिया? कि 3 साल में अभी तक हमारे पास में 75,000 व्यापारी जुड़े हैं नए। यूनिक कस्टमर्स जो हमारे हैं 75,000 प्लस जा चुके हैं। फर्स्ट डे तो एक भी कस्टमर नहीं था। जिस दिन से केसरिया 3 साल होने लगा है, उस दिन से पहला कस्टमर से लेके आज तक हम लोगों ने 75,000 कस्टमर से ज़्यादा हम लोगों ने जोड़े हैं। और हमारा प्रयास ये है कि हम लोग इन 3 साल के अंदर 7.5 लाख कस्टमर तक पहुंचे। और दूसरी एक चीज़ और बताता हूँ कि जितने भी हम लोगों ने कस्टमर्स को जोड़े हैं, आज हमारा रिपीट रेशियो पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा हमारा ही है। आज 45% हम लोग रिपीट रेशियो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। रिपीट रेशियो का मतलब बताता हूँ कि साल के अंदर अगर व्यापारी 4 टाइम, यस, कस्टमर रिटेंशन, हमारे पास में आज कस्टमर अगर सूरत में 4 बार आ रहा है तो वो 2 बार परचेजिंग हमारे पास ही कर रहे हैं। तो मतलब सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट। कस्टमर्स को ट्रस्ट है कि वो 4 बार में से 2 बिल हमारे ही बन रहा है। अगर वो 4 बार परचेजिंग कर रहा है तो 2 बार बिल हमारे बन रहे हैं। तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? आपको क्या लगता है, ये किस वजह से कस्टमर रिपीटेड परचेस आपके पास से कर रहा है? एक चीज पे सबसे ज्यादा फोकस किया जब हम लोगों ने हमारी थीम रेडी करी कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का विजन है, पैसा कमाना बात की बात होती है, मार्केट के हिसाब से चलना वो भी बात की बात होती है। हम लोगों ने एक चीज बनाई थी कि क्वालिटी के मामले में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। रेट भले ही हमें सस्ता करना पड़ सकते हैं, मार्जिन हमें हटाने पड़ सकते हैं, लेकिन क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो क्वालिटी हमेशा अच्छी रखी। जो कट बोला, जो साइज बोली, वो हमने हमेशा दी। चाहे से वो कॉस्ट में आ रही थी या नहीं आ रही थी, उसमें मार्जिन बच रहा था या नहीं बच रहा था। कस्टमर के पास जब माल जाता तो उसका रिपीट आता कि वही माल चाहिए, वापस से वही अगेन एंड रिपीट चलता था हमारा। तो कस्टमर को समझ में आ गया कि सूरत में अगर कोई ट्रस्टेड है तो केसरिया तो ट्रस्टेड है, इसके ऊपर तो विश्वास कर सकते हैं। अभी हमारी पोजीशन ऐसी है कि ग्राहक वहां से बोलता है कि 50,000 रुपए का माल मिला जुला के आप ही भेज दो। वो इतना ट्रस्ट कर रहा है। दिन में हमारे 100, 150, 200 बिल जो भी बनते हैं, उनमें से 10, 15, 20 बिल तो ऐसे बनते हैं जो वो ये बोलता है कि आप अपने हिसाब से ही माल भेज दो। तो ये ट्रस्ट का ही इश्यू है कि ट्रस्ट के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। अब आगे क्या, कहाँ पर आप अपॉर्चुनिटी देखते हो? देखिए, अभी हम लोगों ने एक मॉडल और लॉन्च किया है, गेटवे मॉडल। गेटवे मॉडल के साथ में एक अपग्रेड मॉडल भी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं इसके अंदर। गेटवे मॉडल क्या है कि अभी हमारे साथ में जो समस्या आ रही है, हमारे कस्टमर्स को समस्या आ रही है कि हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, गुड़गांव जॉब कर रहा है, रहता है महाराष्ट्र वो। अब वो मेरे को गुड़गांव से कॉल करता है, मुझे मेरी वाइफ को बिजनेस करा के देना है, लेकिन मेरी वाइफ 2 ही जने हैं और मम्मी पापा है, वो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो नहीं आ सकते। अब वाइफ को मैं जो दुकान कैसे करवा के दूं? तो हम लोगों ने गेटवे मॉडल में हम लोगों ने काम किया कि आपकी दुकान आप फाइनलाइज कीजिए, फर्नीचर हम लोग देंगे आपको माल मटेरियल हम लोग देंगे, स्टाफ ट्रेनिंग हम लोग करवा के देंगे, आपकी ओपनिंग हम लोग करवा के देंगे। सिर्फ आपको गुड़गांव की जॉब नहीं छोड़नी, एक दिन के लिए गुड़गांव से वहां पे आपको आना है और आके आपकी ओपनिंग वाले दिन आइए, दुकान अपने आप चलेगी, आपकी वाइफ अपने आप दुकान संभाल लेगी। कंप्यूटर सिस्टम हम लोगों ने दिया, डिजिटल मार्केटिंग का उनको सहारा दिया और उनकी ब्रांड प्रमोशन का पूरा टीम वर्क किया। माल कैसे जाएगा वो हम लोगों ने किया। ए से लेकर जेड तक का गेटवे मॉडल के अंदर हम लोगों ने उनको काम करके दिया। इससे क्या हुआ, उनको इजीनेस हो गई कि अब फर्नीचर की टेंशन खत्म हो गई, कंप्यूटर की टेंशन खत्म हो गई। बस जिस दिन दुकान की ओपनिंग करनी है उस दिन हमें जाके बैठना है और दुकान संभालनी।
क्या बात है! वन स्टेप में, एक ही ईज़ी स्टेप में आपका आपका धंधा स्टार्ट हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दुकान से ही धंधा कर रहे हैं, तो दुकान तक पहुँचाने का काम भी हम लोग ही कर रहे हैं। ये गेटवे मॉडल में कितना बेसिक इन्वेस्टमेंट होगा? देखिए, गेटवे मॉडल में हम लोगों ने मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपए के आसपास का रखा है और फिर जैसे स्क्वायर फीट के ऊपर है, डिपेंड करता है कि आपका विज़न कितना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। लेकिन इनिशियल स्टार्ट पे हम लोग 15 लाख रुपए से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें माल भी आ गया या माल-वाल सब कुछ आ गया, ए से लेके जेड तक का सब कुछ आ गया और आपकी दुकान की ओपनिंग का खर्चा भी आ गया। ब्रांड रॉयल्टी के नाम से कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है, जो खर्चा लगा वो आपका है क्योंकि बस हम लोग चाहते हैं कि आप केसरिया से जुड़ो और केसरिया आपको जो चीज़ करके देती है, वो आपको कोई दूसरा नहीं करके दे सकता। क्या बात है! कितने साल में ये 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है वो निकल जाता है? हम लोगों ने अभी तक 1.5 साल का टारगेट रखा है, इसको हम लोग डे बाय डे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा टारगेट है 6 महीने के अंदर उसकी कैपिटल को फ्री करना। बिल्कुल। जनरली देखते हैं तो 2 से 3 साल लगते हैं और वैसे बोला भी जाता है कि एक बिज़नेस को सक्सेस करने के लिए और ब्रेक इवन लाने के लिए 1000 दिन कम से कम चाहिए। लेकिन हम लोगों ने पहले ही से ही 18 महीने का टारगेट रखा है और इसको 1 साल तक लाने का सोच रहे हैं। आपने कुछ तो पुरानी कहावत को ही गलत ठहरा दिया। देखिए अब क्या होता है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने 20 के प्लस फाइनल कर लिए हैं। 20 से प्लस हम लोगों ने ऐसे गेटवे मॉडल फाइनल कर लिए हैं, जो हमारे बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र के अंदर फाइनल हुए हैं। समझ लीजिए रितेश भाई, किसी के पास 15 लाख रुपए की पूंजी नहीं है और उनको समझ लीजिए दे आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब, जॉब नहीं करनी है या फिर कुछ बदलाव लाना है, प्रोफेशनली कुछ ग्रो करना है, कुछ बिजनेस करना है, तो उनके लिए क्या है? देखिए, नौकरी से जो आदमी नौकरी कर रहा है आज के समय, वो अपने सामान्य जीवन और एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जी सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नौकरी से नहीं जिया जा सकता, जी सकता है। लेकिन अगर उसको बदलाव करने हैं, अपने शौक पूरे करने हैं, वो सोचता है कि मुझे अपना घर लेना है, अपने शौक पूरे करने हैं इस जीवन के अंदर ही, तो उसको कहीं न कहीं बिज़नेस में आना कंपल्सरी होता है, चाहे वो कैसे भी आए। अगर वो ये सोचता है कि मैं इसके अंदर आऊँ कैसे? और करूँ कैसे? तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप अपनी वाइफ़ को इंट्रोड्यूस कर दीजिए बिज़नेस के अंदर, घर से आप बिज़नेस करवा दीजिए। अब अमाउंट की बात करूँ तो अमाउंट बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप 50,000 रुपए लगाओ, लाख रुपए लगाओ, 2 लाख लगाओ, ट्रायल करके देख लीजिए। 50,000 में बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगा है, लेकिन आपका एक कदम स्टार्ट हो गया, ये बात पक्की है। तो 50,000 लाख रुपए से लगा के देखा, बिज़नेस स्टार्ट किया, ग्रो किया, वाइफ़ की आपकी एनर्जी आपको पता चल जाएगी, आपके घर में और किसी को आपने काम करवा के दिया, तो उसकी एनर्जी लेवल, उसकी लगन, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अगर वो कर जाती है, तो आप उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करो और वहाँ तक बढ़ाने की कोशिश रखो जब तक वो दुकान नहीं पहुँचे। जब दुकान लेडीज़ पहुँच जाएगी, बिज़नेस वुमन्स बन जाएगी, एंटरप्रेन्योर बन जाएगी, तो 100% आप भी अपनी नौकरी छोड़ दोगे। तो इसमें भी आपका फुल सपोर्ट रहेगा या बीच में कोई रहेगा इसमें? नहीं, बीच में कोई नहीं है। आज हम लोग डायरेक्ट पहुँच रहे हैं। डायरेक्ट हम लोग एक रिटेलर्स के पास पहुँच रहे हैं, एक ऐसे लोगों के पास में पहुँच रहे हैं, जो अभी तक हम लोगों को नहीं जाने हैं। तो आज हमारे पास आप पहुँचो या हम आपके पास पहुँचते हैं, तो उसका फ़ायदा आप लोगों को उठाना चाहिए। बहुत बार ऐसे सुना है कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, आप समझ लीजिए वो आपके रिप्रेजेंटेटिव बन के, जैसे कोई ट्रेडर है वो बोल रहा है कि मैं ही केसरिया टेक्सटाइल हम लोग ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो डायरेक्टली डील कर रहे हैं केसरिया टेक्सटाइल के साथ ही? बिल्कुल, देखिए केसरिया टेक्सटाइल कंपनी ने अपना गूगल पे आप जब जाएँगे और आप लिखेंगे साड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन सूरत लिखेंगे, तो आपको सबसे पहला नाम आएगा केसरिया टेक्सटाइल कंपनी। हो सकता है ऐसा नाम तो दूसरे का भी आ सकता है। तो आपको पहचान बताने के लिए मैं बताता हूँ कि हमेशा पहचान करनी हो तो आप बात कीजिए मैन्युफैक्चरिंग लेवल की। भले ही आपको माल लेना हो लाख रुपए का, 50,000 का, आप एक बार उसका आइडेंटिटी करने के लिए, उसका जस्टिफाई करने के लिए मैन्युफैक्चरर है कि नहीं है। तो उसके लिए आप उसको पूछिए कि मुझे इस कलर की 2000 साड़ी बना सकता है क्या? 5000 साड़ी दे सकता है क्या? आपके पास में इस माल की कितनी क्वांटिटी अभी एट अ टाइम कितनी क्वांटिटी रेडी है? तो आपको धीरे-धीरे आइडिया आ ही जाएगा कि ये सच में मैन्युफैक्चरर है। क्योंकि मैं जनरली देखता हूँ कि बहुत सारे लोग लगे हुए हैं फील्ड के अंदर कि माल बेचने में और अपने आप को सब मैन्युफैक्चरर बताते हैं, हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैन्युफैक्चरर की पहचान करनी है तो आप उससे क्वांटिटी पूछ लीजिए, कितना स्टॉक अभी में रेडी है उतना सा पूछ लीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाता है कि ये मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडिंग करने वाला है। मैं देखता हूँ आप फ़ोन करते हैं, कस्टमर पूछते हैं कि आपके पास 1000 पीस मिल जाएगी? हम लोग बोलते हैं हाँ, मिल जाएगी। फिर आता है 10,000 पीस मिल जाएगी? हम लोग बोलते हैं 10,000 पीस मिल जाएगी। तो बोले कितने दिन में रेडी? मतलब हम लोग 5 दिन में। तो उनको ट्रस्ट आ जाता है कि सच में ये
मैन्युफैक्चरर है और बाकी जगह कॉल करते हैं तो बोलते हैं हमारे पास तो 15 पीस रेडी है, 20 पीस रेडी है, बस इतने। तो समझ लीजिए वो होलसेलर है या वो ट्रेडिंग करने वाला है। रितेश भाई, आप अगर कोई आपके पास से 50, क्या गारंटी देते हो आप इसमें? रिटर्न आप प्रॉफिट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट का रिटर्न परसेंटेज पूछ रहे हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, देखिए अगर 50,000 से बिज़नेस स्टार्ट करता है, तो मैं उसको यही बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए। आप 50,000 में पैसा कमाने की मत सोचिए, आप ग्राहक जोड़ने की सोचिए। अगर आपने ग्राहक जोड़ लिया और 50,000 का माल आपने कोस्ट टू कोस्ट भी भेज दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वापस से आता है, वापस से रीइन्वेस्टमेंट करो, कैपिटल को वापस से इन्वेस्टमेंट करो और वापस से स्टार्ट करो। अगर आप मार्जिन रखते हैं, तो स्टार्टिंग में 30 से 50% का मार्जिन रख के आप माल बेच सकते हो। लेकिन पहली अगर माइंडसेट बिजनेस का अच्छा है और विजन आपने गोल सेट कर रखा है, तो स्टार्टिंग के अंदर आप कम मार्जिन के अंदर 20-30% के अंदर माल बेचिए। धीरे धीरे जब ग्राहक जुड़ जाते हैं, तो हर 6 महीने 12 महीने में अपना 5-5% इंक्रीज करते रहिए। सर, आपने गेटवे मॉडल के बारे में भी बताया कि 15 लाख रुपए का मॉडल है, यहाँ पर 50,000 रुपए से भी कोई आपके साथ जुड़ सकता है और बिजनेस कर सकता है। इसमें आप कितना कमाओगे आप? हमारा तो मार्जिन कुछ भी नहीं है सर। हम मैन्युफैक्चरर कितना कमाते हैं? मैन्युफैक्चरर होता है आज के समय, मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन हो गई टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम पे। कि आप वॉल्यूम कितना करते हो? आप 100 करोड़ का वॉल्यूम करते हो, 500 करोड़ का कर रहे हो, 1000 करोड़ का वॉल्यूम कर रहे हो, वॉल्यूम के ऊपर आपका परसेंटेज फिक्स हो गया है। अगर मैं इंडिविजुअल देखने जाऊंगा कि मैंने इस कस्टमर को लाख रुपए का माल दिया है, तो मैं ये मान के चलिए आप उसमें मैंने नुकसान ही खाया है। लेकिन जब टोटल वॉल्यूम पे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई परसेंटेज सेट हो जाता है, तो लगता है कि अपना घर खर्चा तो चल जाएगा इससे। बिल्कुल। रितेश भाई, मुझे ये थोड़ा जानना है कि आपकी बातों से तो लगता है कि आपके माइंड में, आपकी खून में, आपके जहन में बिजनेस है। मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा, आप सूरत में कितने साल हुए आपको? मैं आया था यहाँ पे 10 सितंबर 2011 के अंदर, और जिस दिन से आया था उस दिन से बिजनेस में लगा हुआ था। आप ये देख लीजिए ना, मेरा कोई आज तक घर का और दुकान का रेशियो देखोगे तो 25% मैं घर रहा हूँ, 75% में दुकान ही रहा हूँ, मेरी फैक्ट्री रहा हूँ। ये हर कोई बीवी की यही फरियाद रहती है। रितेश भाई, मुझे थोड़ा ये बताएंगे कि आपकी ये सफलता के पीछे सूरत का क्या कितना योगदान है? देखिए, मेरी सफलता के पीछे के योगदान से पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं सीए कर रहा था। मेरे दादाजी के यहाँ पे फ्रेंड है, तो मैं सीए कर रहा था, जयपुर से पढ़ाई चल रही थी और मुझे सीए बनना था। तो मेरा सीए बन के मुझे सीए का एक ऑफिस खोलना था, मुझे रिटर्न फाइल भरने का बहुत शौक था। तो एक बार दादाजी फ्रेंड वहाँ सिक्कर आए थे, सिक्कर राजस्थान प्रॉपर से हूँ मैं। तो वहाँ पे आए और बोले कि क्या कर रहा है? तो मैं बोला मैं सीए कर रहा हूँ और जयपुर से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो उन्होंने एक लाइन बोल दी ऐसी कि तू सीए बनेगा या सीए रखेगा? उस दिन विचार हुआ कि यार सीए रखना ज़्यादा बेटर है कि सीए बनना ज़्यादा बेटर है। तो आईपीसी सीपीटी के बाद में सेकंड जो अटेम्प्ट होता है वो आईपीसीसी होता है। आईपीसीसी का फर्स्ट ग्रुप मैंने क्लियर किया और मैं तो दूसरे दिन ही सूरत के लिए रवाना हो गया। यहाँ अंकल के पास आया, 2 साल 3 साल बिना घर फोन किए या बिना किसी से बात किए हुए इस इंडस्ट्री की जितनी नस थी वो सब कुछ मतलब सब कुछ तय कर लिया। ऐसा एक दिन नहीं छोड़ा कि जिस दिन मैंने दुकान नहीं गया। 365 दिन के 365 दिन में दुकान गया, इंडस्ट्री घूमा, सचिन क्या है, पांड्रेसरा क्या है, यहाँ के कितने इलाके, उदना क्या, मेरे लिए नया शहर था। अंकल मेरे साथ करते थे कि अंकल मुझे 100 रुपये देते थे, जेब में जितना पैसा होता था वो सारा ले लेते थे और 100 रुपये देते थे, एरिया का नाम लिख देते थे, बोले इस 100 रुपये के अंदर तेरे को पूरा सूरत घूम के आना है। तो मैं उस 100 रुपये में 10-10 रुपये ऑटो वाले को दे दे के सूरत घूमता था। सारा पैसा पॉकेट का ले लेते थे, 100 रुपये देते थे, 100 रुपये से मैं पूरा सूरत घूम के आता था, फिर जाके घर पहुंचता था। तो समझ में आता था कि सूरत के अंदर, इस इलाके के अंदर यहाँ से ये चीज मिलेगी, यहाँ से ये चीज मिलेगी, यहाँ से ये चीज मिलेगी। तो विजन जरूर क्लियर हो गया था कि कुछ तो बड़ा करना है हमें। और ये क्लियर हो गया था वो सूरत में ही हो पाएगा ये? बिल्कुल। देखो, मेरे दादाजी मेरे को बोलते थे कि मैदान के हिसाब से आप समझो कि टेनिस का जो मैदान होता है वो छोटा होता है, तो छोटे शहर में छोटे ही दाव लगाए जा सकते हैं। फिर आता है क्रिकेट का, तो उसकी जो पॉपुलेशन है बहुत देखने वालों की, वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो उतनी पब्लिक आपको देखेगी, उतना बड़ा एम्पावरमेंट मिलेगा, उतनी बड़ी रीच आपको मिलेगी। फिर आता है फुटबॉल का, तो आप अपना अगर दायरा बढ़ाना है
तो जहाँ जितनी ज़्यादा पब्लिक होती है वहाँ ही दायरा फैलाया जा सकता है। तो छोटी जगह आप में, छोटे शहर में अगर आप रहोगे 5 लाख 10 लाख की आबादी में, तो वहाँ पे उतना ही बड़ा काम होता है। फिर ज़्यादा आबादी, जिस आज भी आप देख सकते हो जितनी बड़ी आबादी है उतनी बड़ी ग्रोइंग सिटी है, क्योंकि लोगों का पलायन वहाँ सबसे ज़्यादा होता है, अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा वहाँ क्रिएट होती है। इसलिए आपको हर 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल में आपको कहीं न कहीं आने वाली जनरेशन को भेजना ही पड़ेगा, और भेज के ही आप बड़े व्यापारी बन सकते हो या बड़े टाइकून बन सकते हो। रितेश भाई, वैसे आपकी सरनेम तो मोदी है और कंपनी का नाम भी है केसरिया, तो क्या अपने मोदी साहब के साथ कुछ रिलेशन है आपका? देखिए, कनेक्शन मोदी जी का तो सब बच्चों के साथ में है, पूरे इंडिया के साथ में सबका कनेक्शन है। अब तकदीर थे कि मोदी टाइटल मिला है, पहले से आया है और मोदी जी के साथ जोड़ रहे, तो मेरा इसके लिए सौभाग्य है। हम जब भी अपने आप को आज के समय देख रहे हैं, जो इंडिया का ग्रोइंग देख रहे हैं, वो सच में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में लोगों का शैली कुछ बदली है, विचार बदले हैं, देश को, विदेश को, फॉरेन इंडस्ट्री को, सबको देखने का एक नज़रिया बदला है। इंडिया अपने आप को प्रेजेंट करता है आज सब जगह, कहीं पे भी आप जाइए, इंडिया का प्रेजेंट आप सब जगह आपको मिलता है। तो वही चीज़ है, सारी सारी चीज़ें। अपने केसरिया टेक्सटाइल नाम रखने के पीछे का क्या मोटिव था? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के पीछे नाम रखने का मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने बहुत सारे नाम देखे, बहुत अनगिनत नाम, कि नाम क्या रखें। फिर केसरिया वर्ड कहाँ से आता है? केसरिया एक रंगों का प्रतीक है। केसरिया भारत के झंडे का भी प्रतीक है। से केसरिया का मतलब होता है शौर्य, त्याग, बलिदान और समर्पण। क्योंकि देश की जो संस्कृति जुड़ी हुई है इन्हीं 4 चीज़ों पे जुड़ी हुई है, बलिदान, शौर्य, त्याग और समर्पण के भाव से। तो केसरिया वही चीज़ है, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी भी वही चीज़ है। हमें त्याग की भावना से काम करते हैं, हम बलिदान की भावना से काम करते हैं, त्याग की भावना से काम करते हैं और समर्पण की भावना से काम करते हैं। तो हमारा पूरा काम जो है सांस्कृतिक धरोहर जो हम लोगों की है, पहनावा, उसके साथ काम कर रहे हैं, तो इसलिए केसरिया नाम निकाला। रितेश भाई, मुझे ये बताएंगे कि मोदी जी की अभी जो हमारे गवर्नमेंट है, वहाँ पर उनके उनके नेतृत्व में टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप अगले 5 साल में कहाँ पर देखते हो? देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो पर्टिकुलर पहले सूरत की बात करता हूं कि सूरत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या आज के समय वजूद है। 10 साल पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो सिर्फ और सिर्फ साड़ी के लिए जानी जाती थी और डायमंड के लिए जानी जाती थी। आज के समय टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने खुद को, अपने आप को इतना ज़्यादा डेवलप किया है कि यहाँ पे गारमेंट इंडस्ट्री आ रही है, कॉटन इंडस्ट्री यहाँ पे है, हौजरी की इंडस्ट्री यहाँ पे आ रही है। अब देखिए, पहले यहाँ पे सिर्फ क्या होता था, मिल होती थी और साड़ी की डिजाइन होती थी, साड़ी की प्रिंटिंग वहाँ होती है या साड़ी का कलर यहाँ पे होता था, उसके ऊपर वर्क बनता था, पूरे पूरे भारत में, पूरे विदेशों में माल जाता था। 10 साल के अंदर कुर्ती का डेवलपमेंट जो बाहर होता था वो यहाँ होने लगा, सूट यहाँ पे डेवलपमेंट होने लगा, अभी आर्मी की ड्रेसेस यहाँ पे बनने लगी है। आप देखिए, हौजरी यहाँ पे आ रहा है, गारमेंट इंडस्ट्री पूरी यहाँ पे आ रही है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की मशीनें यहाँ पे आ रही हैं। आज के समय यहाँ का एंटरप्रेन्योर घबराता नहीं है 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाने के अंदर। वो ये बोलता है कि सूरत में इतनी जान है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट लगाऊंगा तो हो सकता है 3 साल नहीं आए, लेकिन चौथे साल तो आ ही जाएगा। तो यहाँ का जो नेचर है, हवा है यहाँ की, उसके अंदर ही, खून के अंदर ही बिजनेस आ चुका है। तो यहाँ का हर बिजनेसमैन यही सोचता है कि बिजनेस करने के लिए स्किल की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस की जरूरत है और पेशेंस की जरूरत है। मैं वो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऐसी 4 चीज़ कौन सी है जो बिल्कुल ज़रूरी है कि अगर आप बिजनेस में आ रहे हो तो ये 4 चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिए? देखिए, कोई भी इंसान बिजनेस में आ सकता है, ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये इंसान नहीं आ सकता, ये आ सकता है। आपको शुरुआत पहले, सबसे पहले करनी पड़ेगी, एक पहल करनी पड़ेगी। तो पहल कहाँ से कर सकते हैं अपन? एक्सपीरियंस से। आपका एक्सपीरियंस कितना अच्छा है कि आप कहाँ से सीखेंगे? आप लर्निंग करनी पड़ेगी, तो लर्निंग कीजिए, आप पेशेंस रखिए, आप नेटवर्किंग कीजिए अपनी खुद से। नेटवर्किंग मार्केट आज के समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ोगे तो आपका गेन, नॉलेज गेन बहुत अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें कीजिए। चौथा चीज़ आपको क्या करना है, आपको
वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करना है। आज के समय अगर आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो तो आपका नॉलेज गेन नहीं होता है। तो जहाँ भी जो इंडस्ट्री है, अब सूरत कपड़ों के लिए जाना जाता है, डायमंड के लिए जाना जाता है, तो आपको लगता है कि मुझे कपड़ों का व्यापार करना है, तो यहाँ आके एक्सप्लोर कीजिए, यहाँ आके लर्निंग कीजिए, यहाँ आके अपना एक्सपीरियंस आप लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप जोड़ोगे तो 100% आप बहुत अच्छे। सर आप बोल रहे हो कि सूरत में आके एक्सप्लोर करना चाहिए, बिजनेस के लिए मार्केट में जाना चाहिए, लोगों के साथ नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए। अगर समझ लीजिए कोई बिहार का कोई बंदा यहाँ पर सूरत पे उतरता है तो वो रिक्शा वाला ही उसके जो फिक्स उसके जो मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर होता है उसके पास वो बंदे को ले जाता है। वो बंदा एक्सप्लोर करेगा तो कैसे करेगा, वो बेचारा भोला भाला बाहर से आया है कुछ धंधा करने के लिए, कुछ माल लेने के लिए, और वो सारा कुछ सूरत रेलवे स्टेशन पे उतरते ही उसका सब फिक्स है। अगर कोई व्यापारी उतरा है उसको ले जाओ अपने 4-5 व्यापारियों के पास, वहीं से उसका धंधा करवा लो। कैसे एक्सप्लोर? देखिए, एक्सप्लोर करना है तो मैं आपको एक राय देता हूँ कि आज के समय एक परिवार में 5 मेंबर 4 मेंबर होते हैं। किसी भी काम करने के लिए परिवार के अंदर सबसे समझदार व्यक्ति को हमेशा बाहर भेजा जाता है। अगर आप दुकान खोल रहे हो, घर से बिजनेस कर रहे हो, तो परिवार का वो सदस्य बाहर जाता है जिसको जो सबसे ज़्यादा समझदार हो, वो यहाँ सूरत आता है। अब सूरत आके वो अगर समझदार व्यक्ति, परिवार के हिसाब का समझदार व्यक्ति ही बेवकूफ़ बन जाता है तो ये गलत हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको सुझाव देता हूँ कि अगर आप सूरत आ रहे हो तो आप एक दिन का रिलेशनशिप जो बनता है यहाँ आके, मान लो कोई ऑटो वाला मिल गया या कोई दलाल मिल गया जो आपको समझाता है आपके प्रांत की भाषा से, तो एक दिन के रिलेशन से आप उसके पर विश्वास ना करके जो आप सोच के आए थे, जिसके लिए आए हो, आपको सबसे पहले वहीं जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हमारे पास ही आइए या आइए, आप कहीं भी जाइए, जहाँ का भी विचार करके आए हैं वहाँ जाइए, समझिए, चीज़ें समझिए। उसके बाद में उससे मिलिए कि आप मुझे इस कंपनी के बारे में ये बता रहे थे, ये कंपनी तो ऐसी है ही नहीं, आपने गलत राय दी है। आप मुझे, हो सकता है आप तमिल भाषा में मुझसे बात कर रहे हो, तो एक दिन का रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करना है, हमें उस कंपनी के साथ नींव रखनी है, उस कंपनी के साथ में काम करना है। तो एक्सप्लोर वैसे होता है, एक दिन का रिलेशनशिप के अंदर आप अपनी जो पूंजी है ना वो गंवा बैठते हो। बिल्कुल। कोई समझ लीजिए यहाँ पर आने से पहले ही उसको हमारा ये वीडियो कोई देख रहा है और उनको डायरेक्टली केसर या टेक्सटाइल्स में आना है, कांटेक्ट कैसे करें और हमारा एड्रेस क्या रहेगा? केसरिया टेक्सटाइल कंपनी अगर आप गूगल में सर्च करोगे या सोशल मीडिया के कोई भी प्लेटफॉर्म पे सर्च करोगे तो मैप के जरिए आप इजीली पहुंच सकते हो। हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने गाइड किया है कि रेलवे स्टेशन के ठीक सामने हमारा एक वेटिंग एरिया हम लोगों ने बनाया है डोरीवाला स्क्वायर के अंदर। वहाँ आप बैठिए, वहाँ वेटिंग एरिया हम लोगों ने इसलिए बनाया कि आप सुबह जल्दी 5 बजे पहुँच जाते हो, 7 बजे पहुँच जाते हो, तो आपको होटल बुक नहीं करनी पड़े, आपको कोई ऐसी चीज़ बुक नहीं करनी पड़े जहाँ जाके आपका पैसा लगता हो। आप हमें कॉल कीजिए, नंबर रहता है वहाँ कॉल कीजिए, नंबर पे आप कॉल करेंगे तो हमारा लड़का पिक कर लेगा आपको। या अगर आपको पिक भी नहीं कर पाता है तो सामने ठीक रेलवे स्टेशन के ठीक सामने वेटिंग एरिया है, वहाँ जाके आप बैठ जाइए। हमारा लड़का आपको वहाँ से लेके फैक्ट्री आउटलेट जो मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट के अंदर है वहाँ लेके आपको आ जाएगा, तो फैक्ट्री स्टोर आपको पूरा विजिट करवाएगा, पूरा चीज़ें दिखाएगा, सब कुछ समझाएगा। यहाँ आने से पहले अगर आपका कांटेक्ट करना है तो कौन से नंबर पे कांटेक्ट करें? कॉन्टैक्ट नंबर बहुत सारे हैं, आप जिस भी भाषा को समझते हैं तो उस भाषा का नंबर हम लोग हमारे जो गूगल पे है आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। फिर भी मैं हमारे दर्शकों के लिए कहना चाहता हूँ, ये जो भी नंबर है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर हम ऐड कर लेंगे और आपको ये वीडियो के डिस्प्ले पे भी मिल जाएगा। आप अगर उनको डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इनका एड्रेस भी मैं ये नीचे वाले वीडियो के अंदर गूगल लोकेशन की लिंक और एड्रेस भी भेज दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो उनको कांटेक्ट करने के लिए। रितेश भाई, आप सुरतीज़ में आए लोगों को एंटरप्रेन्योर कैसे बना जा सकता है, कौन कौन सी चैलेंजेस आती है, छोटे से एक निवेश से कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने शेयर की, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि लोग अपने आप को, अपने फैमिली को अपग्रेड कर सके, ये सारे आइडियाज़ शेयर किए। इसके लिए मैं हमारे पूरे ऑडियंस सुरतीज़ की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और साथ में एक चीज़ और बदलना चाहता हूँ मैं, सुरतीस जो नाम है वो बड़ा प्यारा नाम है, क्योंकि यहाँ पे जो बाहर से लोग आते हैं वो सुरतीस खम्मन जरूर खाने आते हैं, तो सुरतीस उसके साथ हमेशा रिलेट करता रहेगा। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।